नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, कल हमने नंबर सिस्टम की शुरुआत करी थी इस महारथी बैच यूपी स्पेशल के लिए, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आपको पिछली क्लास पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से कंटिन्यू करते हैं क्लास को और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, कल हमने इंटीजर के बारे में पढ़ा, यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? जो कंप्लीट नंबर होता है, यानी कि माइनस के अनंत से लेकर जीरो को शामिल करते हुए प्लस के अनंत तक ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। कल हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये सब कुछ हमने पढ़ ली थी। तो बच्चों, एक छोटी सी बात और देखिए, अगर आप पिछली क्लास नहीं देखोगे तो अगली क्लास समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, तो इसलिए पिछली क्लास जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। फिर हम सबसे पहले डेसिमल यानी कि दशमलव रूप। अगर मैं बात करूं डेसिमल यानी कि दशमलव रूप, ये कितने प्रकार का होता है? तो मेनली बच्चे ये दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा शांत दशमलव और एक होता है हमारा अशांत दशमलव। देखिए, शांत और अशांत, यानी कि शांत जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है शांत, ठीक है ना, शांत दशमलव। और दूसरा क्या होता है? अशांत दशमलव। शांत दशमलव को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। और अशांत दशमलव को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब देखिए, ये शांत दशमलव और अशांत दशमलव है क्या? शांत दशमलव का मतलब है कि जो दशमलव के 2 या 3 या 4 या 5 स्थान के बाद रुक जाए, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जिसके गात में शांति पड़ जाए, जो शांत हो, ठीक है ना, शांत हो, ठीक है ना। शांत दशमलव यानी कि मैं कह सकता हूं कि जैसे कि 2.523 ये दशमलव के 2 या 3 स्थान के बाद रुक जाता है, ठहर जाता है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं हम शांत दशमलव, ठीक है। जबकि अशांत दशमलव बेटा दो प्रकार का होता है। एक तो होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। एक तो आवर्ती करता है किसी एक क्रम में, किसी एक ऑर्डर में, लेकिन दूसरा जो है वो आवर्ती नहीं करेगा। वो मतलब अशांत तो होगा लेकिन एक ऑर्डर में, एक किसी क्रम में आवर्ती नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये अशांत दशमलव होगा ये दो प्रकार का होगा। एक तो रिपीटिंग और दूसरा क्या होगा? नॉन रिपीटिंग। अब बात करें अगर सबसे पहले हम शांत दशमलव की, तो शांत दशमलव का मतलब होगा जो दशमलव के 2 या 3 या 4 स्थान के बाद रुक जाता है, ठहर जाता है, यानी कि जिसके शांति पड़ जाती है, ठीक है। अब ये बताइए आप मुझे, इस बात को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? 2523/1000। ये बताओ, 2523/1000, यानी कि मैं इस बात को ना P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं। और ये ऊपर जो अंश है इसमें ये एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है। हर में क्या है? बटे की वैल्यू क्या है? ये भी एक इंटीजर है, यानी कि इसको मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो हमारी शांत दशमलव होती है ये एक परिमेय संख्या होती है। और दुनिया के सारे इंटीजर, ये सभी संख्याएं, सारे इंटीजर, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या यानी कि पूर्ण संख्या, ये सभी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि हम इनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आगे समझेंगे इस बात को। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3.45, तो 3.45 ये दशमलव के 2 स्थान के बाद रुक जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं शांत दशमलव। इसको मैं लिख सकता हूँ 345/100, तो इसको हमने लिख दिया P/Q की फॉर्म में। तो इसका मतलब ये P/Q की फॉर्म में लिखने की वजह से ये क्या हुआ? एक परिमेय संख्या हुई। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि शांत दशमलव हमारी एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। लिख सकते हो आप इस बात को भी कि शांत दशमलव को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या होती है, ठीक
ठीक है ना। तो शांत दशमलव को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या होती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों अशांत दशमलव की, तो अशांत दशमलव यानी कि दो प्रकार की हुई, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अब रिपीटिंग की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया 0.5 5 5 5, इस तरीके से चलती जाएगी, यानी कि दशमलव के 2 या 3 स्थान के बाद नहीं रुकेगी, यानी कि अशांत दशमलव है, यानी कि जिसके घात में शांति ना हो उसी को क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव। तो इस बात को हम लिख सकते हैं 0.5, 5 के ऊपर लगा सकते हैं बार, तो 0.5 5 के ऊपर लगा सकते हैं बेटा बार, तो 0.5 के ऊपर बार, इस बात को हम लिख सकते हैं 5/9, यानी कि अगर आप 5 को 9 से डिवाइड करोगे तो 0.5 5 5 5 ऐसे ही चलती रहेगी। इसका मतलब रिपीटिंग डेसिमल वाली जो संख्या होगी इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अशांत दशमलव का रिपीटिंग वाला हिस्सा होगा ये भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है बेटा। अब ध्यान दीजिए, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.373737, ठीक है, और इस बात को हम लिख सकते हैं 0.3737 के ऊपर बार है, जिस संख्या के ऊपर, जिस अंक के ऊपर बार होता है, इस बात का मतलब है कि वो रिपीट करेगी, यानी कि किसी एक ऑर्डर में रिपीट करेगी, किसी एक क्रम में रिपीट करेगी। तो 0.37 के ऊपर बार को हम लिखेंगे 0.37 के ऊपर बार को हम लिखेंगे 37/99, यानी कि इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस बात का मतलब है कि यह एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। तो इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं बात करूं अशांत दशमलव की नॉन रिपीटिंग वाला हिस्से की, यानी कि इस बात का मतलब होगा कि ये किसी एक क्रम में, किसी एक ऑर्डर में रिपीट नहीं होती, ठीक है ना। तो इस चीज को इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं 0.5 4 3 2 7 8 4 5, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। तो आपने देख लिया होगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है, अशांत तो है, लेकिन किसी एक ऑर्डर में, किसी एक क्रम में ये रिपीट नहीं है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी चीज को हम नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। और ये हमेशा किसी एक अभाज्य संख्या का स्क्वायर रूट होता है, किसका, किसी एक अभाज्य संख्या का, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट होता है। ये किसी एक अभाज्य संख्या का स्क्वायर रूट होता है। जैसे मैं बात करूं √2, यानी कि 2 एक अभाज्य संख्या होती है और इसका अगर स्क्वायर रूट करूं तो 1.4142, इस तरीके से ये रिपीट होता चला गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहलाया। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूं √3, 3 एक अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर है, और अगर हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो इसका मतलब 1.732 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये भी क्या हुआ, एक अशांत दशमलव है, यानी कि अशांत दशमलव का नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि जो किसी एक ऑर्डर में रिपीट ना हो, ठीक है बेटा। तो ये हुआ हमारा अशांत दशमलव, ठीक है। तो अशांत दशमलव को हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। यानी कि अशांत दशमलव का एक हिस्सा तो हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जो दूसरा हिस्सा होगा जो किसी एक क्रम में फॉलो नहीं करता उसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये होती है हमारी अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो शांत दशमलव क्या होती है बेटा, हमारी एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अशांत दशमलव का जो रिपीटिंग वाला हिस्सा होगा ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जबकि अशांत दशमलव का नॉन रिपीटिंग वाला जो हिस्सा होगा जो किसी एक क्रम में, किसी एक ऑर्डर में रिपीट ना हो, इसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, क्योंकि इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी चीज आपको समझ में आई होगी। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, या फिर नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं बेटा। अभी अब हम जो क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं वो करेंगे हम क्लासिफिकेशन प्राकृतिक संख्या का, क्योंकि आपने कल पढ़ा था कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है। सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या होती है, 1।
एक से शुरू होती है प्राकृतिक संख्या और कहाँ तक चलती है, अनंत तक जाती है। कहाँ तक, अनंत तक। यानी कि जो एक से लेकर अनंत तक जाए उसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होगी वो क्या होगी, एक होगी। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। अब जो क्लासिफिकेशन होगा हमारा वो होगा प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है बेटा, अब जो प्राकृतिक संख्या है हमारी वो एक से शुरू है, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक है। अब इन प्राकृतिक संख्याओं के बीच में बहुत सारी संख्या ऐसी भी है जो अभाज्य है और बहुत सारी संख्या ऐसी भी है जो भाज्य है। यानी कि अभाज्य मतलब प्राइम नंबर है और बहुत सारी संख्या ऐसी भी है जो भाज्य है यानी कि कंपोजिट नंबर है। तो अब प्राकृतिक संख्या का जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे बेटा वो हम दो पोर्शन में करेंगे। नंबर एक तो आया हमारा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन होगा वो हमारा होगा भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या को हिंदी में और नाम से भी हम जानते हैं, जैसे कि यौगिक संख्या हुई और एक संयुक्त संख्या हुई। यौगिक संख्या, यौगिक संख्या या फिर संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या। अगर मैं बात करूं इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। देखिए सबसे पहले हम पढ़ने का प्रयास करेंगे अभाज्य संख्या का, कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो देखिए बेटा, अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसके केवल दो फैक्टर हो, यानी कि वे संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी और से ना कटे। ठीक है ना, यानी कि मैं कह सकता हूं कि अभाज्य संख्या वही संख्या होगी जिसके केवल दो पॉजिटिव फैक्टर हो, जिसके केवल दो पॉजिटिव फैक्टर हो, फैक्टर हो, यानी कि ना तो 2 से कम और ना 2 से ज़्यादा। ठीक है, ना तो 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। यानी कि वे फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक तो होगा 1 और दूसरा फैक्टर कौन सा होगा, सेल्फ यानी कि खुद, सेल्फ यानी कि खुद। ठीक है, यानी कि अभाज्य संख्या वही संख्या होगी जो एक और खुद के अलावा किसी और से ना कटे, यानी कि जिसके केवल दो पॉजिटिव फैक्टर हो। कौन कौन से, एक तो 1 और एक सेल्फ यानी कि खुद। इन्हीं संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बेटा हमने क्लासिफिकेशन जो किया वो नेचुरल नंबर का किया, प्राकृतिक संख्याओं का किया। अगर मैं बात करता हूं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, तो मुझे आप ये बताइए कि ये जो 1 है इसके कितने फैक्टर होंगे, कितने गुणनखंड होंगे। फैक्टर का मतलब किसी संख्या को काटने वाली संख्या। जैसे कि मैं बात करूं 12 की, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 12 के फैक्टर, क्योंकि कई बार कई बच्चे नहीं समझ पाते कि फैक्टर गुणनखंड होता क्या है, तो मैं ये इस चीज को भी मैं कंफर्म कर दूं, डिस्कस कर दूं। ठीक है ना, देखिए 12 के पहाड़े में आने वाली तमाम संख्याएं 12 के मल्टीपल होंगे यानी कि गुणज होंगे। ठीक है ना, अगर मैं गुणज की बात करूं तो 12 ही कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौक 48। तो मल्टीपल यानी कि अनंत हो सकते हैं, क्योंकि 12 के पहाड़े में आने वाली संख्या अनंत है ना। 12 से कटने वाली संख्या इस दुनिया में अनंत है, इनफाइनाइट है। ठीक है ना, लेकिन 12 को काटने वाली सभी संख्याएं, 12 को काटने वाली सभी संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है और 12 हो सकती है। आप मुझे बताइए क्या 1 2 3 4 6 और 12 के अलावा कोई और संख्या है जो 12 को काट दे? नहीं। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो हमारे फैक्टर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं, जबकि जो गुणज होते हैं इनके मल्टीपल होते हैं वो असीमित होते हैं, वो अनंत तक जाते हैं। तो इसको मल्टीपल बोलते हैं और इसको फैक्टर बोलते हैं। यानी कि मैं खुद एक
आसान भाषा में अगर समझाने के प्रयास करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 12 की जो पीढ़ियां हैं, बड़ी पीढ़ियां, वो क्या कहलाते हैं? मल्टीपल। यानी कि 12 के जो बाप दादा, ये क्या है? ये मल्टीपल। और 12 के जो बच्चे हैं, ये क्या है? फैक्टर। बात समझ में आई कि 12 के बच्चे क्या होंगे? फैक्टर होंगे, और 12 के बाप दादा ये क्या होंगे? मल्टीपल होंगे। क्लियर हुई बात? तो हम बात कर रहे थे किसके? फैक्टर के बारे में बात कर रहे थे। अभाज्य संख्या का मतलब जिसके केवल 2 पॉजिटिव फैक्टर हो, एक तो 1 हो और एक वो खुद हो, ठीक है ना, एक और खुद के अलावा किसी और से ना कटे, उसी को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं 1 के, तो मुझे बताइए 1 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? तो 1 का केवल एक ही फैक्टर हो सकता है, केवल 1, यानी कि खुद हो सकता है। और मैंने अभी क्या बताया आपको कि अभाज्य संख्या का मतलब जिसके केवल 2 फैक्टर हो। तो इस बात का मतलब ये हुआ बेटा कि 1 जो है हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर मैं दूसरे नंबर 2 की बात करता हूं तो बताइए 2 के कितने फैक्टर होंगे? तो 2 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो इसका मतलब इसके 2 फैक्टर हुए। अगर मैं बात करूं 3 की, तो 3 के कितने फैक्टर हुए? 1 और 3 के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर हुए और हमें जरूरत केवल 2 फैक्टर की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद नंबर आया किसका? 5 का। 5 1 और 5 के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। उसके बाद 6 का 6 1 और 6 के अलावा 3 से भी कटेगा। क्लियर हुई बात? तो इसके बाद नंबर 7 का, 7 के बाद नंबर 11 का, 11 के बाद 13 का, 13 के बाद 17 का, 17 के बाद 19 का। तो इस तरीके से कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? हम बोलते हैं अनंत अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं? अनंत। तो एक तो सबसे छोटी सी बात आपको ये समझनी है कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर मतलब जिसके केवल 2 फैक्टर हो, 1 और खुद। और दूसरी चीज आपको ये समझनी है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती क्या है, क्योंकि हम जब ऑफलाइन मैथ्स पढ़ाते हैं तो हमारे पास जो बच्चे आते हैं तो हम कई बार उनसे यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो बहुत सारे बच्चों को आज भी नॉलेज नहीं है, वे 12th अकेडमिक पास करके आ भी गए, लेकिन उन्हें आज भी यही बोलते हैं कि 1 होती है या फिर 0 होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, और जो बच्चे अभी ऑनलाइन बैच देख रहे होंगे यूट्यूब पर, वे भी, उनमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं बता पाएगा। ठीक है ना, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी बेटा? 2। हमेशा याद रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। और 2 ही एक ऐसी संख्या है जो इवन नंबर भी है, यानी कि सम संख्या भी है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है दुनिया में, 2 को छोड़कर सभी संख्याएं विषम होती है, ओड होती है। क्लियर हुई बात? तो 2 के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। ठीक है, और अगला जो नंबर है दोस्तों 3, 5 और 7, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है। ठीक है ना, 3, 5, 7, इसके बारे में भी आपको समझना पड़ेगा, 3, 5, 7 के बारे में भी, क्योंकि अभाज्य संख्या का मतलब है जिसका कोई नेचर ना हो, जिसका कोई नेचर ना हो। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें कोई समांतर श्रेणी बनती, ना कोई इसमें गुणोत्तर श्रेणी बनती, ना कोई इसमें हरात्मक श्रेणी बनती, ना कोई एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और ना ही जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ना ही हार्मोनिक प्रोग्रेशन, कोई सीरीज नहीं बनती। तो इसलिए हमें यह बात समझ के चलना पड़ेगा कि जो 3, 5, 7 है, केवल ये 3 संख्या ऐसी है जो क्रमागत भी है, विषम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है ना, 3, 5, 7 यानी कि 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या, 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या, 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या। बात समझ में आई? अब इससे आगे मैं तुम्हें यहाँ पे समझो। देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई आपको। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। अगर आपसे कोई ये बात कह दे कि 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो दिमाग में बेटा घंटी बजनी चाहिए एकदम से कि 3, 5, 7 होती है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, और 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या 3, 5 और 7 होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर मेरा सवाल आपसे ये है कि 1 से लेकर 25 तक
1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो बेटा ये बात हमें याद रखनी है कि 1 से लेकर 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे बात करूं कि 26 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 26 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है तो 6 प्राइम नंबर है। और अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी संख्याएं अभाज्य है, तो 9 और 6 15, 9 और 6 15। 51 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 51 से लेकर 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं हैं। और 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी बेटा, 25 होगी, 15 और 10 25। तो ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि कई बार सवाल यहां से भी बनता है कि बताइए 25 और 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25 और 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो 25 और 70 के बीच में हमें काउंट करने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हें इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो तुम्हें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका कोई नेचर तो होता नहीं, सीरीज तो होता नहीं, कोई फॉर्मूला तो होता नहीं, ठीक है ना। तो इसको हमें याद रखना है, ठीक है बेटा। चलिए ये हो गया हमारा 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या हुई 9, 26 से 50 तक कितनी 6, 1 से 50 तक कितनी 15 और 51 से 100 तक कितनी 10, 1 से 100 तक कितनी 25। क्लियर हुई बात यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो अभाज्य संख्या का तो पूरा स्ट्रक्चर ये तैयार हुआ। अगर मैं बात करूँ बेटा अब भाज्य संख्या, यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या की, तो देखिएगा इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये नोट कर लिया होगा आपने, समझ लिया होगा, बड़ी बात ही। देखिएगा अगर मैं बात करूं कि भाज्य यानी कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो सीधे सीधे बात यह है कि कंपोजिट संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या वे संख्या जो अभाज्य ना हो, जो अभाज्य ना हो। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि एक और खुद के अलावा जो किसी और से भी कट जाए। तो पहला पॉइंट बेटा मेरा यही है कि जो संख्या एक और खुद के अलावा, एक और खुद के अलावा किसी और से भी कट जाए यानी कि पूर्णतः विभाजित हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। पहला पॉइंट मेरा यह हुआ। तो अगर ये बात है बेटा कि जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी और से भी कट जाए, तो क्या मैं ये भी बात कह सकता हूं कि भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसके कम से कम 3 पॉजिटिव फैक्टर हो। यानी कि कम से कम 3 पॉजिटिव फैक्टर का मतलब ये हुआ कि 3 से कम ना हो, ज्यादा भले ही हो। बात समझ में आई कि 3 से कम ना हो, ज्यादा भले ही हो। जिन संख्याओं के कम से कम एटलीस्ट कम से कम 3 पॉजिटिव फैक्टर हो, गुणनखंड हो, वे संख्याएं क्या कहलाती है, हमारी भाज्य संख्या कहलाती है, यौगिक संख्या कहलाती है, संयुक्त संख्या कहलाती है। तो अगर मैं बात करूं बेटा कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, तो 1 के कितने फैक्टर हुए, तो जो 1 है इसका केवल 1 फैक्टर है। लेकिन भाज्य होने के लिए शर्त यह है कि कम से कम 3 पॉजिटिव फैक्टर हो, 3 से कम फैक्टर ना हो, ज्यादा भले ही हो जाए, ठीक है ना। तो 1 के बारे में अगर मैं बात करूं तो बेटा 1 अभाज्य भी नहीं है और 1 भाज्य भी नहीं है, क्योंकि 1 का केवल 1 ही फैक्टर है, वो भी खुद। लेकिन हमारे यहाँ पे अभाज्य संख्या बोलती है कि जिसके 2 फैक्टर हो वो अभाज्य संख्या है। लेकिन भाज्य संख्या कहती है कि कम से कम 3 फैक्टर होने जरूरी है भाज्य होने के लिए, ठीक है। तो 1 का केवल 1 फैक्टर हुआ, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं 1 के बारे में कि 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पर लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं, ताकि तुम्हें ये बात हमेशा के लिए याद रहे। तो 1 न तो भाज्य होती और न ही अभाज्य होती। तो अगर 1 न तो भाज्य है और न ही भाज्य,
अभाज्य है और नहीं भाज्य है। तो फिर एक क्या है? तो एक बेटा एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है जो सबके अंदर होता है, सभी संख्याओं, दुनिया में जितने भी, ब्रह्मांड में जितने भी संख्या मौजूद है, सभी संख्याओं के अंदर एक छिपा रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक यूनिवर्सल फैक्टर है, एक सार्वभौमिक गुणनखंड है जो दुनिया की तमाम संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सकता है। बात समझ में आई होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं भाज्य की, तो भाज्य के लिए बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है ना। अब ध्यान दो भाई, 2 के बारे में हमने पढ़ा, 2 तो अभाज्य हुई, 3 के बारे में हमने पढ़ा, 3 भी अभाज्य हुई, तो नंबर किसका आया? 4 का। तो आप मुझे बताइए जो 4 है, क्या ये हमारी भाज्य संख्या है? 4 हमारी भाज्य संख्या है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, क्योंकि ये 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। तो इसका मतलब 4 के कुल कितने फैक्टर हुए? 3 फैक्टर हुए। तो अगर इसके 3 फैक्टर है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये संख्या कैसी है? ये भाज्य संख्या है। इसके बाद नंबर आया बेटा 5 का। 5 हमारी अभाज्य संख्या है। उसके बाद नंबर किसका आया? 6 का। तो 6 हमारी भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, ये 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। इसके बाद नंबर 7, 7 हमारी अभाज्य है। फिर 8, 8 के बाद कितना? 9, 9 के बाद कितना? 10, 10 के बाद कितना? 12। तो भाज्य संख्याएं भी कितनी होगी बेटा? हमारी अनंत संख्याएं हैं। भाज्य संख्या भी कितनी है? भाज्य संख्या भी हमारी अनंत संख्याएं हैं। लेकिन यहां से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, तो ये नॉलेज भी तुम्हें होनी चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है बेटा? 4। तो सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी भाज्य, भाज्य भी है और सम भी है, सबसे छोटी समभाज्य लिख सकते हो, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। तो ये जो 4 है सबसे छोटी समभाज्य संख्या है। इसके बाद अगर मैं बात करूं 9 की, तो 9 क्या है बेटा? 9 है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है पूरा अभाज्य और भाज्य, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें क्लियर हुई होगी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बेटा, अब इससे आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारी सहभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर। क्या है बेटा? को प्राइम नंबर, ठीक है। नोट कर सकते हो आप इतने तब तक। चलिए भाई, इससे आगे बढ़ते हैं। अब ये जो टर्मिनोलॉजी है इनके बारे में हमेशा पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं टर्म्स का यूज एग्जामिनर बार बार क्वेश्चनों के बीच में करता है, ठीक है ना। तो अगर हमें इनके बारे में सही तरीके से पता है तो हमारा जो क्वेश्चन है समझने में भी आसानी होगी और सॉल्यूशन करने में भी आसानी होगी, ठीक है ना। तो अगला जो नंबर है बेटा सहभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो बात समझिए, सहभाज्य संख्या होती क्या है। सहभाज्य संख्या का मतलब है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एक ऐसा पेयर, एक ऐसा युग्म जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो सिवाय एक को छोड़कर, ठीक है। इन्हीं संख्याओं को हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। या आसान भाषा में अगर मैं बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जिन संख्याओं का जो HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर होता है, वो 1 हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सहभाज्य संख्या बोलते हैं, यानी कि को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो लिख लो इस बात को। पहला पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि जिन संख्याओं का HCF 1 हो, जिन संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। जिन संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एक ऐसा युग्म, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एक ऐसा युग्म
एक ऐसा युग्म जिसमें कुछ भी कॉमन न हो सिवाय एक को छोड़कर, सिवाय एक को छोड़कर, ठीक है, सिवाय एक को छोड़कर। इस बात का मतलब है संख्या होगी दो या दो से ज्यादा, उनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा, केवल एक को छोड़कर, केवल 1 को छोड़कर। जैसे एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। आप मुझे बताइए, अगर मैंने एक संख्या 18 लिखी और एक संख्या मैंने 25 लिखी, तो मुझे बताओ ऐसी दुनिया में कौन सी संख्या है जो 18 और 25 दोनों को पूरा पूरा काट दे? तो आप कहोगे सर एक को छोड़कर ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काटती हो। भाई 18 को अलग से एक भी काटेगी, दो भी काटेगी, तीन भी काटेगी, 6 भी काटेगी, 25 को 25 काटेगी, एक काटेगी, 5 काटेगी, लेकिन दोनों कटनी चाहिए, दोनों कटनी चाहिए एक ही नंबर से। बात समझ में आई? तभी तो कॉमन की बात कर रहा हूं मैं, कि कुछ भी कॉमन न हो सिवाय एक को छोड़कर, सिवाय किसको छोड़कर? एक को छोड़कर। तो मैंने पूछा कि 18 और 25 को काटने वाली इस दुनिया में कोई संख्या मौजूद है या नहीं? आप कहोगे सर 18 और 25 दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर है, केवल 1। तो इसी को मैं बोलता हूं कि HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? एक के अलावा ये दोनों संख्या किसी और नंबर से नहीं कटेगी। क्लियर हुई बात? क्योंकि 18 का मतलब क्या है? 18 गुणा 1, 25 का मतलब 25 गुणा 1, तो कॉमन नंबर इधर भी एक है, इधर भी एक है, तो एक के अलावा कोई बड़ा नंबर नहीं है। ठीक है बेटा? अब अगर मैं बात करूं, एक पेयर ये हो गया 23 92, क्या ये संख्या हमारी सहभाज्य संख्या होगी? आप कहोगे सर नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें भी 23 है और इसमें भी 23 है, क्योंकि 92 का मतलब होता है 23 चौका 92। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों संख्याओं को दुनिया में एक नंबर 23 है जो सबसे बड़ा है, जो दोनों को काट सकता है। भाई एक से तो कटेगी दोनों संख्या, लेकिन एक के अलावा भी तो मौजूद है ना, कौन? 23। तो इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा? 23, क्योंकि 23 इसमें भी है और 23 इसमें भी छिपा हुआ है। तो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर इन दोनों संख्याओं का 23 हुआ। तो लेकिन हमारा जो सहभाज्य संख्या का शर्त है वो क्या है? HCF 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये सहभाज्य संख्या नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक संख्या 36 लिख दी और एक संख्या 97 लिख दी, तो आप मुझे बताओ क्या ये दोनों संख्या सहभाज्य है? आप कहोगे सर बिल्कुल, क्योंकि 36 और 97 दोनों को काटने वाली संख्या एक को छोड़कर कोई और नहीं है जो दोनों को काट दे। तो इनका HCF क्या हुआ? 1। तो इसका मतलब HCF इनका हुआ 1। तो ये हमारी सहभाज्य संख्या है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आई होगी आपको, सहभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है ना? तो सहभाज्य संख्या का मतलब केवल इतना ही है कि जिनका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, 1 हो, या दो या दो से अधिक संख्याओं का एक ऐसा युग्म, एक ऐसा पेयर जिसमें एक को छोड़कर कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है ना? यानी कि एक के अलावा किसी और से ना कटे, इसी को हम क्या बोलते हैं? सहभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है बेटा? चलिए, इसके बाद फिर से हम नेचुरल नंबर का प्राकृतिक संख्याओं का क्लासिफिकेशन करेंगे, क्योंकि हमें ये बात पता है कि जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है इनमें बहुत सारी संख्या भाज्य भी थी और अभाज्य भी थी। ठीक उसी प्रकार इनमें बहुत सारी संख्या ऐसी भी है जो सम भी है और विषम भी है। बात समझ में आई? तो फिर से हम क्लासिफिकेशन किसका करने जा रहे हैं? फिर से हम क्लासिफिकेशन करेंगे प्राकृतिक संख्याओं का। ठीक है? और ये लास्ट टर्म है हमारी प्राकृतिक संख्याओं का क्लासिफिकेशन में। उसके बाद हम सीधा टॉपिक पाएंगे नंबर सिस्टम में। हम नंबर सिस्टम के जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक, हर एक टाइप कवर कराएंगे। ठीक है बेटा? चलिएगा, तो नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5। तो इसमें बहुत सारी संख्याएं ऐसी है जो सम भी है यानी कि इवन है और ऑड है। तो पहला आया हमारी सम संख्या यानी कि इवन नंबर। दूसरा हमारा क्या है? विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। सम संख्या। अब बात को समझना बेटा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो 3 है, ये 3 जो है ये सम है या फिर विषम है? आप कहोगे सर 3 जो है एक विषम संख्या है। ठीक है ना? एक विषम संख्या है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा? 6 बनेगा।
तो ये क्या बनेगा, 6 बनेगा। अब आप ये बताओ कि ये 6 जो है ये सम है कि विषम है। आप कहोगे सर ये क्या है, ये सम संख्या है, अब ये विषम नहीं है। तो इस बात का मतलब हमें एक चीज पता लगी, हमें यहाँ से एक चीज की जानकारी हुई कि किसी भी संख्या को सम बनाने के लिए, किसी भी संख्या को सम बनाने के लिए 2 की मिनिमम पावर 1 काफी है, 2 की मिनिमम पावर 1 ही काफी है। 3 एक विषम संख्या थी, लेकिन सम बनाने के लिए 2 की मिनिमम पावर 1 ही काफी है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 6 अगर सम है तो इस बात का मतलब है इसमें 2 छिपा हुआ है। तो इस बात का मतलब यह हुआ कि प्रत्येक सम संख्या हमेशा 2k की फॉर्म में या 2n की फॉर्म में होती है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि जो सम संख्या होगी वो 2k की फॉर्म में होगी, 2k की फॉर्म, ठीक, 2k की फॉर्म में होगी। यानी कि किसी भी सम संख्या में 2 की मिनिमम पावर 1 का रहना बहुत जरूरी है, तभी वो सम संख्या कहलाएगी। क्लियर हुई बात। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि अगर हमारी संख्या 4 एक सम संख्या है, या 4 की बजाय अगर 6 ही ले लेते हैं हम, 6 एक हमारी सम संख्या है। अगर मैं कहूँ कि इसमें से 1 माइनस कर दो, 1 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो क्या बचेगा 5। अब मैं अगर तुम्हें कहूँ कि 6 में ना 1 प्लस कर दो तो क्या बचेगा 7। तो ये बताइए आप मुझे, 6 एक सम संख्या थी, 6 में जब हमने -1 किया तो 5 मिला, 5 एक विषम संख्या है, और 6 में जब हमने +1 किया तो 7 मिला, 7 भी एक विषम संख्या है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि सम संख्या में 1 माइनस कर लो या फिर 1 प्लस कर लो, हमेशा एक विषम संख्या आती है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो हमारी विषम संख्या होती है वो हमेशा 2k ±1 की फॉर्म में होगी, की फॉर्म में होती है। समझ रहे बात को। तो सम संख्या क्या होती है, जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए, जो संख्या 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, उसी को हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है ना। तो जो संख्याएं 2 से पूरा पूरा कट जाए, या फिर मैं कह सकता हूं कि रिमाइंडर क्या आ जाए, शेषफल क्या आ जाए, 1 आ जाए, शेषफल 1 नहीं 0 आ जाए, शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्योंकि जो संख्या 2 से पूरा पूरा कटेगी तो वहां पे शेषफल क्या होगा, 0 होगा। यानी कि हमने किसी संख्या को 2 से भाग दिया तो शेषफल 0 आ गया, तो इसका मतलब वो 2 से कटेगी। क्लियर सी बात है, शेषफल 0 आ जाए। अगर मैं बात करूं कि 0 क्या है, 0, तो 0 क्या है बेटा, 0, तो 0 एक सम संख्या होती है, 0 भी क्या होती है, एक सम संख्या होती है। और वैसे वास्तविक ये है कि 0 दुनिया की तमाम संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड हो सकती है, 0 दुनिया की तमाम संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड होती है, लेकिन फिर भी 0 एक सम संख्या होती है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ये बात पूछता हूँ कि बताइए दुनिया की सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो आपका जवाब 0 होगा। लेकिन अगर आपसे किसी ने ये बात पूछ ली कि दुनिया की सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या क्या होगी, या फिर प्राकृतिक संख्या क्या होगी, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, प्राकृतिक संख्या हो जो, तो हमेशा आंसर क्या दोगे, 2 दोगे। क्लियर हुई बात। अगर प्राकृतिक संख्या लिखाया तो हमेशा 2 दोगे, सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या 2, और दुनिया की सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, 0, तो 0 एक सम संख्या, क्योंकि 0 को जब हमने 2 से भाग किया तो हमेशा रिमाइंडर 0 ही आएगा, शेषफल 0 ही आएगा, तो इसलिए 0 सबसे छोटी विषम संख्या होती है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं विषम संख्या की, तो जो संख्या 2 से पूरा पूरा न कटे, उसी को हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या। या फिर मैं कह सकता हूं कि शेषफल कितना आ जाए, 1 आ जाए, क्योंकि जब भी हम किसी संख्या को 2 से भाग करते हैं तो शेषफल या तो 0 आएगा या फिर शेषफल 1 आएगा। 0 और 1 के अलावा कोई दूसरा शेषफल नहीं आ सकता, क्योंकि हम जिस भी नंबर से किसी को भाग करते हैं शेषफल, मिनिमम शेषफल 0 हो सकता है और मैक्सिमम शेषफल हमेशा उस संख्या से 1 कम, यानी कि 1। अगर मैं किसी संख्या को 19 से भाग करूं तो मिनिमम शेषफल 0 होगा और मैक्सिमम शेषफल इससे 1 कम, यानी कि 18, क्योंकि रिमाइंडर यानी कि शेषफल कभी भी भाजक यानी कि डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, न उसके कभी बराबर हो सकता, हमेशा भाजक से छोटा होता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल या तो 0 होगा
या शेषफल 1 होगा। अगर शेषफल 1 आया तो संख्या विषम है, अगर शेषफल 0 आया तो संख्या सम है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सम और विषम का चक्कर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हमारी ये टर्मिनोलॉजी होती है खत्म। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो सीधा हम टॉपिक वाइज लेकर आएंगे, यानी कि जो यूपी पुलिस में जो एग्जाम होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि हर चैप्टर से हम कोई भी टाइप छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि पेपर में कौन सा टाइप कहां से क्या टपक जाए, क्वेश्चन कौन सा आ जाए, कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। तो हम प्रीवियस जो एग्जाम है वो तो देखते हुए चलेंगे, लेकिन साथ में हमारा जो स्टैंडर्ड होगा उससे थोड़ा अपर होगा, क्योंकि पिछली बार पेपर आसान था। हो सकता है इस बार बहुत ज़्यादा बच्चों की भीड़ होने के कारण इस बार जो है पेपर की जो कठोरता है यानी कि हार्ड है वो हो सकता है ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।